दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे लीडर्स से आपको इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, उनसे हम सब लोगों ने सीखा है। आज हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स को ट्रेंड करते हैं। बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, उभरते हुए ट्रेनर हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और बहुत दूर से आपको सिखाने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि पोरबंदर गुजरात से आज हमारे बीच में है डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनर जितेश गड़िया जी। बहुत बहुत स्वागत है जितेश भाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। स्पेशली आपने बहुत ट्रैवल किया सर, गुजरात से दिल्ली आए आप। व्यूअर्स की तरफ से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके नाम से हमारे व्यूअर्स कितने खुश हैं, और बिल्कुल एकदम इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स थे, उनमें से मुझे छाड़ने में बड़ी मुश्किल रही। कुछ पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अरविंद वाई आर एच जी ने लिखा है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्पिरेशन मैन, आवर ग्रेट मेंटर। जितेश सर हमारे महागुरु हैं, और ये एक ऐसे मशीन है जिसमें हर इंसान की लाइफ बदल जाती है। जितेश सर, आपसे मिलने के बाद हमारा जीवन बदल गया है। आपके बारे में बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। प्राउड ऑफ यू सर, आप महान इंसान हो। आपकी वजह से कई सारी ज़िंदगी बदल चुकी हैं, और बहुत तेज़ी से कई सारी ज़िंदगी बदलने वाली है। रॉयल रेक्स ने लिखा है, रॉयल एंड लॉयल बिजनेस कोच ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। चाम्स ने लिखा है, ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। केशाराम कुमावत ने लिखा है, जितेश सर इज़ रियली इंस्पायर्ड पर्सन, मुर्दे में जान डालने वाले पर्सन हैं। मुकंद बघेल ने लिखा है, किंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वेलकम है। उसके बाद में लिखा है सर शिवांश पासवान ने, सर MLM किंग हैं। निर्मला सोनी ने लिखा है, सेकंड हर्षवर्धन जैन इज कमिंग सोन। और मोतीराम साहू ने लिखा है, जीरो से हीरो तक का सफ़र, जितेश जी का डायरेक्ट सेलिंग में 17 साल का अनुभव मिलेगा, बेसब्री से इंतज़ार है। और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहा हूँ सर, सुकेंद्र कुमार 4572 का, आ रहे हैं हमारे इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज बादशाह और लाइफ कोच ट्रेनर। इन्हें तहे दिल से मैं नमन करता हूं। इन्हें कमिंग सून में आने का सुनकर मेरा दिल भगवान राम से मिलने के लिए सबरी की तरह इंतज़ार में व्याकुल है। और ये सारे कॉम्प्लीमेंट सुन के मेरी भी व्याकुलता बढ़ रही है सर। वो उन लोगों का बड़प्पन है सर। सो शुरुआत करते हैं जितेश सर, आपकी लाइफ जर्नी, अब तक का सफ़र कैसा रहा? गांधी जी वाला जन्म स्थान ही आपका रहा, पोरबंदर? एक्चुअली गांधी जी और मेरे में दो चीज़ें कॉमन है सर। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ, मेरा भी जन्म पोरबंदर में हुआ। गांधी जी का कर्मभूमि अहमदाबाद रहा, और मेरा भी कर्मभूमि अहमदाबाद रहा। इससे कोई महान नहीं हो जाता, लेकिन क्योंकि एक महान इंसान से कुछ भी मिलता है तो एक अपने आप रिलेट करना चाहिए, प्राउड फील होता है, गर्व होता है। तो गांधी जी से ऑब्वियस ये दो चीज़ों में तो मैं, और तीसरी बात ये भी बोल सकते हैं, शायद कोइंसिडेंट है या इस इंटरवल के पहले की कोई बात है। मेरी ज़िंदगी में मैंने पहले ही जो 3 किताब खरीदी थी। राजकोट में एक गाँव का लड़का पहली बार आया, तो उसने 3 किताब खरीदी। वो सत्य ना प्रयोगो, गुजराती टाइटल था, गांधी जी का बायोग्राफी का। दूसरा था तेओ सफल, वो लोग कैसे सफल हुए, गुजराती में थी तो तेओ सफल, वो लोग कैसे सफल हुए, वो जेम्स एलन का था। अच्छा। और एक तीसरा किताब था मानवी बनी सके जे धारे थे, स्वेट मार्डन का। अच्छा। वो तो 3 किताब मैंने 13 साल की उम्र में खरीदी, तो शायद गांधी जी से कोई तो जुड़ाव तो है। 13 साल की उम्र का मतलब हो गया कि आप 8वीं क्लास में मैं पहली बार 3 इस प्रकार की किताबें खरीद ली। हाँ, वो उसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला सर। वो तीनों किताब मैंने संभाल के रखी हुई, उस जमाने में खरीदी हुई, और तीनों वापस नए वर्जन में भी खरीदी है। लेकिन वो मैंने उसका मैं जवाब ढूंढ रहा हूँ कि इसका कोई तो बात है, लेकिन आज तक उसका जवाब तो नहीं मिला है कि 13 साल का बच्चा जो गाँव से आया राजकोट में पहली बार, और वो पहली बार डायरेक्ट घूमने की बजाय
बाकी लोग मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ। गुरुकुल में 15 दिन में 3 घंटे की छुट्टी देते थे। तो वो 15 दिन के बाद पहले जो 3 घंटे की छुट्टी में लोग गार्डन में गए और ये बच्चा बुक स्टॉल में गया और बुक स्टॉल में जाके भी इस ऐसी किताब खरीदी, उसका जवाब आज तक मुझे अभी नहीं मिला है। तो जन्म पोरबंदर में हुआ, प्रारंभिक एजुकेशन वहीं पे? पोरबंदर से नज़दीकी, मतलब पोरबंदर का एक गांव है, वहाँ पे प्रारंभिक एजुकेशन हुआ। एक अच्छे फैमिली में, मतलब मेरे गांव में एक गांव के 5 अच्छे लोगों को अगर इकट्ठा किया जाए तो उसमें मेरे फादर को भी इंक्लूड किया जा सके, उस प्रकार के फैमिली में मेरा जन्म हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से 9 साल की उम्र में आई लॉस्ट माई फादर। मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं रहे, चीज़ें बदल गई, मतलब 360 डिग्री लाइफ चेंज पूरी बदल गई। मेरी माँ ने लगभग 10 साल दूसरों के खेत में मजदूरी किया। अच्छा। मैंने 10 साल सेकंड हैंड कपड़े पहने। वहाँ से फिर मैं राजकोट गुरुकुल में, मैं चैरिटी स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा। स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट, वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई। फिर अहमदाबाद में और फिर जामनगर, इस तरह से मेरा एजुकेशन हुआ। 300 रुपये महीने से मैंने नौकरी की शुरुआत की थी जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। अच्छा। पार्ट टाइम में 300 रुपया महीने का सैलरी होता था। फिर कंस्ट्रक्शन का काम किया, कारपेंटरी का काम किया, ट्यूशन किया, खुद का स्कूल बनाया, खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाया। अच्छा। लाइफ कुछ इस तरह से चली। मैं हमेशा बोलता हूँ ये लाइफ एक प्रोसेस है, ये कभी संघर्ष नहीं हो सकता। ये परमात्मा ने तय किया होता है कि आपकी लाइफ को कहाँ लेके जाना, उसके लिए जो जो जरूरी है वो जरूरी चीज़ों को आपके लिए स्पेशली लाया जाता है। शायद हमें दुर्भाग्य से कभी उस समय समझ में नहीं आता होता है कि वो हमारे लिए सही हो रहा है। तो लाइफ इस तरह से जम के मेरे लिए तो ईश्वर की कठोर कृपा काफ़ी रही। और लगभग आज से 17-18 साल पहले मैं इस डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में आया। आने का कारण जानता तो बहुत समय से था, लेकिन एरोगेंस थोड़ा था, उसकी वजह से कभी उतना नज़दीक नहीं आया था। लेकिन परिस्थिति ने इसके नज़दीक लाया मुझे। लगभग 17-18 साल पहले स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं 1500 किराए के एक मकान में रहता था। एक पुरानी बाइक थी, एक वाइफ थी और एक बच्चा था। वहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री किया। लगभग 11 साल इस उद्योग में रहा। काफ़ी कुछ सीखा। और आज से लगभग 5-6 साल पहले कुछ ऊपर वाले की योजना थी, कुछ परिवार का भी प्रेशर था, कुछ दोस्तों का भी कहना था कि इस उद्योग में रहोगे तो पैसे बनाओगे, लेकिन तुम में जो एक और एक्स्ट्रा क्वालिटी है ट्रेनिंग का, अगर उसको तुम एडप्ट करते हो तो लोगों की लाइफ में काफ़ी वैल्यू एडिशन होगा। पैसा तो वहीं पे भी बने, वहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, लेकिन वहाँ एक बड़ा मिशन बन जाएगा। और लगभग 5-6 साल पहले 12 साल के ऊपर के हर एक बंदे का वैल्यू एडिशन करने के एक मिशन के साथ ट्रेनिंग का शुरुआत किया। और ये वही जरिया है जो आज मुझे आपके सामने ला के खड़ा है। दैट्स ग्रेट। 11 साल आपने एज ए डायरेक्ट सेलर एक्टिवली काम किया। यस सर। और 6 साल से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं लोगों को। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। मैं व्यूवर्स के कुछ क्वेश्चन लेता हूँ और ये पहला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका चूँकि आप ट्रेनर हैं डायरेक्ट सेलिंग में तो शायद बहुत अच्छा जवाब आप दे पाएंगे। सिमरन क्रिएटर्स का प्रश्न है, सर आप एक अनुभवी लीडर हैं, नो डाउट। आप 4 ऐसे पॉइंट बताएं जिससे सही और गलत कंपनी की पहचान की जा सके, क्योंकि आज भी जितेश भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी अट्रैक्शन की वजह से, किसी को ओबलाइज करने की वजह से किसी ऐसी कंपनी में चले जाते हैं जो कंपनी सही नहीं होती है। उसमें उनको मालूम नहीं होता, बाद में मालूम चलता है, तो फिर उसकी रेपुटेशन कई बार ख़राब हो जाती है, कई बार और दूसरे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक आदमी जिसको डायरेक्ट सेलिंग की कोई जानकारी नहीं है बहुत ज़्यादा, वो अगर एक सही कंपनी चुने तो बिल्कुल एक ऐसे साधारण से तरीके जो एक अनपढ़ आदमी भी सोच के डिसाइड कर सके कि यार ये जितेश भाई ने सही बताया। देखिए सर, हम मंदिर में जाते हैं ना, तो कभी कभी हम दूसरे का जूता पहन लेते हैं। जैसे ही दूसरे का जूता पहनते तुरंत अंदर के यहाँ से एक आवाज़ तो आती है कि जूता मेरा नहीं है। हर घटना में हमें इंट्यूशन तो आता है। इंट्यूशन तो आता है। बहुत सालों पहले एक एडवर्टाइज आती थी स्प्राइट की, दिखाओ पे न जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो कोई भी कुछ भी दिखाने वाला तो कुछ भी दिखाता रहेगा। अब हमें अपनी अकल लगानी है और यहाँ की आवाज़ को भी सुनना है। मेरा ऐसा मानना है
कि यहाँ की आवाज़ आपको बताती है कि ये सही है कि नहीं है, लेकिन उस आवाज़ को कभी कभी हम लालच और डर के कारण इग्नोर कर देते हैं। तो वो वही मेन कारण है। और 4 पॉइंट के बजाय मैं आपको 2 ही पॉइंट में उनका जवाब दूंगा कि दो पॉइंट सिंपल है कि मैंने इस उद्योग को कैसे डिफाइन किया। सर, मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग मतलब पैसा दिया, सामान मिला, काम किया तो पैसा मिला, ये नेटवर्क मार्केटिंग का एकमात्र डेफिनेशन है। पैसा दिया तो सामान मिला, जितना पैसा दिया उसका उस सामान ले लिया, जो चाहिए था ले लिया। ठीक है। अब मैंने काम किया तो पैसा मिला। राइट। बस अगर ये इससे अलावा कुछ भी है तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, सही गलत मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग को तो नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, पैसा जो भी प्रोडक्ट मैंने एक बार लिया था वही प्रोडक्ट मैं दोबारा खरीदता हूँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट है। अगर मैं कोई भी कंपनी के बारे में जब ये बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ ये 2 पॉइंट वहाँ सेट हो रहे हैं क्या? अगर पैसा दे रहा हूँ तो सामान मिल रहा है, काम करूँ तो पैसा मिल रहा है, तो वो एक नेटवर्क मार्केटिंग सही होने का एक पॉइंट हो गया। दूसरा, उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या ऐसा है जो लोग दोबारा बिना कोई अपनी मर्जी से ले रहे, तो ये काफ़ी मदद हो जाएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सही है उसको समझने में। दैट्स ग्रेट। पहली चीज़ तो आपने बोली कि लालच में हमें बिल्कुल नहीं जाना है। लालच होगा कहीं ना कहीं, और हमें लगता भी है कई बार हमें लगता है कि यार ये है तो गलत, लेकिन चल मेरा तो पैसा, कई बार इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं ना लोग, चलो मेरा तो आ ही जाएगा यार, तो उस लालच में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो पहला तो उस लालच से बचना है। अंदर की आवाज़ जो बोल, अंदर की आवाज़ को इग्नोर ना करेंगे तो कभी चीटिंग होने का चांस नहीं। ग्रेट। मेरे साथ कई सारा ऐसा हुआ है सर। मेरी जर्नी में कई सारे लोगों ने मुझे डिफरेंट ऑफर दिए, लेकिन यहाँ की आवाज़ ने मुझे हमेशा बचा लिया शुरू। और कभी कभी तो मेरे घर में उसके कारण झगड़े भी हुए। मेरी वाइफ, अभी एक बंदे ने मुझे कुछ अप्रोच किया था उस जमाने में, मैंने उसको डिनाई कर दिया क्योंकि यहाँ आवाज़ ने मना कर दिया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग सही कंपनी नहीं है, तो मैंने डिनाई कर दिया। लेकिन क्योंकि वो जान पहचान वाला था तो वो उसने 6 महीने में कुछ बड़ा पैसा कमा लिया। वो स्टेटस में डालता था बड़ी बड़ी चीज़ें। मेरी वाइफ स्टेटस देख के बोलती देख इसका स्टेटस, मैं बोलता था और 6 महीना रुक जा, मालूम पड़ेगा। तो यहाँ की आवाज़ बचा लेती है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अगला प्रश्न लेता हूँ सर। राकेश चौहान का प्रश्न है, लोग लालच में कंपनी बदल देते हैं, ऐसे लोगों का कोई समाधान है जो बदलते हैं और बदलवाते हैं? इसका कोई समाधान नहीं है सर। दुनिया में ये चीटिंग वाला काम कब तक बंद नहीं होगा, जब तक लोग लालच और डर में नहीं आएंगे। लालच और डर में लोग रहेंगे तब तक इस दुनिया में हर बिजनेस में, हर प्रकार के कामों में ये चीटिंग वाला मामला होता ही रहेगा। और कंपनी बदलना, देखो मैं एक किताब, मैं 2-3 किताब लिख रहा हूँ, उसमें से मुझे एक किताब जो नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में मैं लिख रहा हूँ, उसमें मुझे एक बात का जवाब नहीं मिला कि ऐसा क्या होगा जो हर एक बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में सफल क्यों नहीं हो सकता। तो फिर उसकी छानबीन में मुझे एक बात मिल गई कि कई बार लोगों के कर्म भी, इस लाइफ के पहले के कर्म भी इस लाइफ को इफेक्ट करते हैं, तो कभी कभी उस वजह से भी लोग करते हैं। तो इसका कोई परमानेंट समाधान दे नहीं सकते कि लोग कंपनियां बदलते उसका क्या करें। बस मैं बोलता हूँ दुनिया को कुछ नहीं करना है, हमारा कर लेना है कि भाई मैं अपने आप को ध्यान में रखूँ। हाँ, मैं किसी लालच में नहीं आऊँ और डर में ना आऊँ, डर में नहीं आऊँ कि अगर मैं यहाँ नहीं जुड़ी तो मैं रह जाऊँगी या रह जाऊँगी। राइट। गॉट इट। वैलिड सर। अगला प्रश्न ले रहा हूँ सर मैं। ये प्रश्न है विजय वर्मा का। प्रश्न तो बहुत लंबा है, इसको मैं शॉर्ट में करता हूँ। नए आदमी को पहले सिस्टम में लाना चाहिए या प्रोडक्ट यूज़ कराना चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग आज से 28 साल पहले जब भारत में आई थी, उस समय मैक्सिमम लोग प्रोडक्ट देके लोगों को प्रोडक्ट देते थे, यू फील करवाते थे, फिर नेटवर्क में लोग आते थे। तो भारत में या दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत तो यही हुई है कि प्रोडक्ट लोगों को दिया गया, फिर लोगों को प्रोडक्ट में मजा आया, फिर लोगों ने धीरे धीरे बिजनेस शुरू किया। लेकिन आज के एंड्रॉयड के ज़माने में मैं थोड़ा सीधा बात करने, मेरे काम करने का तरीका भी यही है कि सीधी बात करता हूँ। तो एंड्रॉयड के ज़माने में हम उतना वेट क्यों करें, जब भारत में अपॉर्चुनिटी लोग ढूंढने वाले हजारों लोग हैं, हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग हैं जो डेली अपने लिए कुछ वैल्यू एडेड चीज़ें सर्च कर रहे हैं कि मुझे अच्छा काम मिल जाए। तो हम क्यों ना डायरेक्ट उनको टारगेट करें कि भाई कौन काम ढूंढ रहा है उसको काम दिया जाए। तो मैं अगर इस सवाल का जवाब दूंगा तो बोलूँगा कि आप आज के तारीख में प्रोडक्ट यूज़ करके बाद में लाएंगे, उसको चक्कर में ना पड़ते हुए डायरेक्ट लोगों को टारगेट करें कि इसको काम चाहिए उसको काम देते। मतलब उनको प्लान बताएं
प्लान बताए। राइट प्लान ठीक है, परफेक्ट है। अगला प्रश्न है सर, ये सुकेंद्र कुमार का है। ये भी प्रश्न बहुत लंबा है, इसको मैं और थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करूं। ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई अपलाइन किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाता है और ज्वाइन करने के बाद में उसको कोई गाइडलाइन नहीं देता, उसको छोड़ देता है, तो उस स्थिति में क्या किया जाए? नेटवर्क मार्केटिंग में ये एक ऐसी बात है कि यहाँ आपको अपलाइन चुनने का अधिकार नहीं है। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में लोग सर्च करने नहीं निकल रहे हैं कि मुझे कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करना है तो मैं सर्च करूं। ऐसा अभी तक तो नहीं मैंने बहुत, हाँ यस, रेयरली होता है ऐसा। मैक्सिमम तो यही हो रहा है कि नेटवर्क कर लोगों को ढूंढने जाता है तो प्लान दिखाता है, पीछे पड़े रहते हैं भाई, कर ले, जब जाके आदमी ज्वाइन करता है। हाँ, तो इसका मतलब है आपको कोई ना कोई प्लान दिखाएगा। अब वो कितना एलिजिबल होगा या नहीं होगा उसके ऊपर मैं तो कोई बात नहीं कर सकता कि कौन कैसा होगा। राइट। तो उसके लिए मैं मेरी लाइफ को क्यों नुकसान करूं? तो मैं ये शायद मेरी लाइफ से कनेक्टेड सवाल है जी। जब मैं इस उद्योग में आया था 21 जून 2008 को पूरे दिन मेरे 3 अपलाइन, होने वाले अपलाइन, उस समय मैंने फॉर्म साइन नहीं किया था, सारी रात को किया, तो 3 जो होने वाले अपलाइन थे उन तीनों से मैंने पूरे दिन प्लान करवाए और रात को मैंने फॉर्म साइन किया। फॉर्म साइन क्या किया, फॉर्म मैंने ही भरा था पूरा। अच्छा। और ऑनलाइन भी मैंने ही किया था मेरा फॉर्म। मतलब मैंने 21 और 21 दिन पूरा, 21 जून को पूरा दिन प्लान करवाया, 22 जून बाकी चीज़ें सीखा और 22 जून शाम को उनको मैं अलविदा किया और सारी चीज़ में अपने आप को एक्वायर किया। और 22 जून के बाद मैंने शायद अपलाइन को जिंदगी भर अपलाइन के साथ एक बहुत शानदार रिश्ता रहा। आज मैं जो कुछ भी हूँ शायद उन तीनों अपलाइनों का ही मैं धन्यवाद बोलना चाहिए कि उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। तो लेकिन मैंने कभी उसका यूज़ नहीं किया। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं ऐसा मौका ही क्यों रखूँ कि अपलाइन है नहीं है उनका मतलब ही नहीं है। मेरे पास एक दुनिया की सबसे श्रेष्ठ इस अपॉर्चुनिटी आई है, तो मैं इसके लिए जो जरूरी चीज़ें सीख के अपना काम कर सकता हूँ। तो अपलाइन रहे ना छोड़ के चला जाए, जाने दो। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि आप खुद ही कर लेंगे, किसी की जरूरत नहीं, ऐसा था? कॉन्फिडेंस था ऐसा तो नहीं था, मैं एरोगेंस आदमी था। अच्छा। तो मुझे लगता था मेरे साथ कोई आएगा तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, मेरे लिए कोई प्लान दिखाएगा तो फिर मैं काय के लिए हूँ। तो वो उस समय एरोगेंट था। लेकिन आज जब मैं 17 साल पहले के उस बंदे को देखता हूँ तो वो एरोगेंट भी मुझे मधुर लगता है। क्यों? वो अच्छा काम करके गया। क्यों? उसके उस घटना की वजह से मैं पहले डे 1 से सेल्फ इंडिपेंडेंट बना। और इस उद्योग में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं उसका नाम भी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है। अपलाइन का कोई परमानेंट उसको ठेका तो नहीं है कि उसको कंधे पे बिठाना है। हाँ, बिठा के रखते हैं, इस बिजनेस का माधुर्य है, लेकिन इसमें नाम है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। तो अपलाइन से जितना हो पाए ठीक है। मैं बोलता हूँ वो जो मेरे तीनों अपलाइन थे वो तीनों अपलाइन ने नेटवर्क में कुछ बड़ा काम नहीं किया। नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट है, मुझे आज भी उन तीनों के लिए रिस्पेक्ट है। लेकिन मैं जो जहाँ हूँ आज उस एरिया में कहीं छू भी ना पाए, उस मुकाम पे भी बेचारे नहीं पहुंचे। लेकिन अगर मैंने इस कंप्लेंट को शिकायत में लिया होता तो मेरा क्या होता था? जितेश भाई, मेरी जो स्टोरी है उसमें एंड रिजल्ट एक जैसा है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने 2001 में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की और मैं तो बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था ऑनेस्टली। तो जो मेरे स्पॉन्सर थे वो बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छी मीटिंग देते थे। तो मेरा एक ही काम रहता था, मेरे पास बजाज चेतक स्कूटर था, उस पर 2 लोगों को बैठाता और मीटिंग में उनके सामने बैठा देता, फिर 2 को पकड़ के लाता, फिर उनके सामने बैठाता। तो मेरा ठीक ठाक सा काम शुरू हो गया। तो थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि जो मेरे स्पॉन्सर थे वो कंपनी छोड़ गए। अब छोड़ने के बाद में बड़ी मुश्किल हुई कि यार मेरे को तो प्लान ही नहीं दिखाना आता, अब कैसे चलेगा। और फिर ये लगा कि नहीं यार, इतने सारे लोगों को जोड़ा है तो इनको हेल्प तो करना पड़ेगा। तो फिर प्लान सीखा, चीज़ें थोड़ी सी दुरुस्त हुई। उसके कुछ टाइम के बाद में, शायद 1 साल के अंदर अंदर में, एक और जो हमारे और सीनियर अपलाइन थे वो कंपनी छोड़ गए। अब फिर और ज़्यादा बड़ी आफत आ गई। लोग बोले सर इतना सीनियर बंदा छोड़ गया, इतना चेक आता था, वो छोड़ के चला गया, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो चीज़ें थोड़ी ठीक ठाक सी की तो फिर एक और जो बहुत सीनियर अपलाइन थे वो कंपनी छोड़ के चले गए। तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरी अपलाइन कंपनी छोड़ती चली गई, उसकी वजह से मेरे ऊपर जिम्मेवारियाँ आती गई, मैं सीखता चला गया
और शायद उन परिस्थितियों ने मेरे अंदर का जो एक बेहतर इंसान था वो बाहर निकाला, और आपने थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ में अपने ऊपर में चीज़ों को लेना स्टार्ट किया। तो इन दोनों चीज़ों से मुझे लगता है ऐसा व्यूअर्स ये सीख सकते हैं कि अगर जो जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, आपके पास अपलाइन अच्छा नहीं है या अपलाइन अच्छा था वो छोड़ के चला गया, जैसी भी परिस्थितियों में अगर आप अच्छी कंपनी में हैं और आप ये मानेंगे कि यार मैंने करना है, तो फिर हो जाएगा 100%। और मेरे हिसाब से इस उद्योग में हमें अपलाइन के पीछे घूमना ही क्यों है? क्यों? मैं इस उद्योग में जब तक रहा, मेरे अपलाइनों के दूसरे लेग में वो मुझे लेके जाते थे, ऐसा रहा। तो हम ऐसा बने ना, जब बना जा सकता है तो हम ऐसा बने ना कि हम अपलाइन के दूसरे लेग में हेल्प करने जाए, वो प्राउड की बात। यस, वो टारगेट हो, ये दिन ही नहीं होना चाहिए मेरे को कोई संभाल नहीं रहा है, मेरे को कोई देख नहीं रहा है, अपलाइन ने मेरे नीचे एक बंदा नहीं जोड़ा, तो वो वाला अगर एटीट्यूड रहेगा तो फिर बात नहीं बन पाएगी इस इंडस्ट्री में। नेटवर्क मार्केटिंग का मेरा जो अनुभव है ना सर, इतने 28 साल का इस उद्योग को आप पीछे नज़र लगाओ ना, तो भारत के कोई भी कोने में कोई भी लीडर अगर बड़ा कमा रहा है ना, उसकी वो सारे बड़े कमाने वाले की एक सिमिलर लाइन निकालोगे ना, सिमिलर एक क्वालिटी सर, तो वो होगी कि उसने अपलाइन का मिनिमम यूज़ किया। वेरी गुड। मैंने इसी एपिसोड में, मतलब चैट विद सुरेंद्र वत्स में कोई एक लीडर थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं नाम मिस कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, आई थिंक सिद्धार्थ सिंह जी ने बोला था। उन्होंने बोला कि अपलाइन तो है ना बैसाखी है, तो और बैसाखी अगर सोने की है ना तो भी बैसाखी है, उसको जितना जल्दी छोड़ दोगे उतना जल्दी आप इंडिपेंडेंट होकर आगे बढ़ जाओगे। और सिद्धार्थ जी की भी तो वही है ना। हाँ, अगर ये बात सिद्धार्थ जी की है तो सिद्धार्थ जी की भी यही क्वालिटी है कि उसने अपलाइन का मिनिमम यूज़ किया, तो यस यस, वो बहुत आगे निकल गया। यहाँ पे और वैसे भी प्रकृति भी एक संदेश देती है सर कि एक पेड़ है, उसके नीचे अगर पेड़ होगा ना तो वो पेड़ ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता। ज़्यादा विकसित वही पेड़ हो पाते हैं जो खुले में उगते हैं, हवा के थपेड़े सहते हैं, गर्मी को सहन करते हैं, तो फिर वही बड़े वृक्ष बन पाते हैं। ये 9 साल से कोई पेड़ ही नहीं था ऊपर। मैं 9 साल का था तब से कोई पेड़ ही नहीं था। फादर नहीं थे आप? फादर नहीं थे मेरे। राइट राइट राइट। तो मतलब हम ये माने इस पूरी कन्वर्सेशन से हम ये जाने कि अगर आपके सामने टफ सिचुएशन है, वो ज़िंदगी में है या व्यापार में है, वो आपको अच्छा करके जाएगी। वो उसको मैं मानता हूँ ऊपर वाले की कठोर कृपा। कठोर कृपा। ऊपर वाला हम सबके ऊपर कृपा करता ही रहता है। उनका एक ही काम है हमारे ऊपर केवल कृपा करना। उनकी दो कृपा होती है, एक मधुर कृपा, एक कठोर कृपा। मधुर कृपा का मतलब आपको अच्छा फील हो रहा है अभी तुरंत ही, और कठोर कृपा का मतलब अभी आपको सही फील नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाली ज़िंदगी का बड़ा काम उस कठोर कृपा ही करती है। आपको प्रैक्टिकल करके देता हूँ सर। हम बच्चे को मारते हैं ना स्कूल में, जब आज के ज़माना तो थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन मैं और आप जब स्कूल में जाते थे हमारे पेरेंट्स कभी कभी मार देते थे। तो क्या वो हमारे दुश्मन थोड़ी होते थे? उनकी वो कठोर कृपा थी कि वो मार भी उनको हमारे आगे बढ़ाने का इंटेंशन था। बस कभी कभी लाइफ में या बिजनेस में या हर जगह पे कुछ परिस्थितियाँ कठोर आ रही है ना, तो वो उनकी प्रोसेसिंग का तरीका है। आम जब धूप सहती है ना तो वो मधुर, उसमें जो मिठास आती है ना वो वहाँ से आती है। लोग उसको पता नहीं क्यों उसको गलत ले रहे हैं कि अगर आपको मीठा होना है तो धूप को सहना होगा। मैं बोलता हूँ आपको मीठा होने के लिए धूप सहने की जरूरत नहीं है। मीठा बनाने का एकमात्र प्रोसेस यही है, उसको इस रूप में लेना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है। और मुझे बताइए दूसरे कैसे आम को मीठा कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। तो ये संघर्ष नहीं है, यही प्रोसेस है। प्रकृति संदेश दे रही है, यही प्रोसेस है। हाँ यस, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ जितेश भाई। दिनेश मेधाकर का प्रश्न है, जल्द से जल्द सफलता के लिए क्या करें? जल्दी है हर किसी को। जल्द से जल्द सफलता, डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ 90 दिन में आपका उसको लंबा रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। ओनली 90 डेज, सिर्फ 90 दिन में आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। नंबर 1, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति यहाँ परसेप्शन बहुत क्लियर होना चाहिए। क्लियर होने का मतलब है मैं अकेला, जब भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम लोग मीटिंग में, बीओपी में, ट्रेनिंग में, फंक्शन में, उस समय तो हम मोटिवेटेड होते हैं, उस समय हमें कोई यहाँ कुछ नेगेटिविटी नहीं होता। लेकिन पूरा दिन जब 10 लोगों ने मना किया, उस दिन शाम को घर जाके अकेले बैठता हूँ, पर अकेले बैठ के सोचता हूँ उस समय भी मुझे क्या ये लगता है कि हाँ ये दुनिया की सबसे नेक इंडस्ट्री है? अगर ये लगता है तो ये सही परसेप्शन है। अगर उस समय लगता है यार सब उसने तो कमा लिया, मेरा नसीब कहाँ, इसका मतलब कहीं तो परसेप्शन का इश्यू है। तो
नंबर 1, अगर आपको फास्ट सक्सेस चाहिए, ये इस उद्योग के आपको दुनिया के किसी भी बिजनेस में सफल होना है ना, यहाँ उस बिजनेस के प्रति 100% क्लियर परसेप्शन चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मुझे 17 साल में एक बंदा नहीं मिला जिसने 90 डे अपना डेली शेड्यूल डायरी भरा हो और वो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल ना हुआ। अच्छा, ये दूसरा तरीका है कि आपको 100% डेली रात को सोने से पहले डेली शेड्यूल डायरी मेंटेन करना है। आज पूरा दिन क्या रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी हुआ, कल क्या होने वाला है। अगर 90 डेज ऐसा कर लिया। क्या क्या रखेंगे डायरी में, अगर थोड़ा डिटेल में जाएं तो? इसमें डिटेल में जाए तो मुझे क्या करने से पैसा मिलेगा, अच्छा, उतना एक्टिविटी आप डेली, वो वैसे तो 3-4 घंटे सिखाने में जाएगा। मैंने 2009 में इस चीज़ को सीखा जी, डेली शेड्यूल डायरी, वहाँ से मुझे समझ में आ गया। 2-3 अगर लर्निंग उसमें, जैसे एक तो आपने बताया कि डेली मैंने डायरी में लिखना है कि आज मैंने वो कौन सी एक्टिविटीज़ किया जिससे मेरा बिजनेस बढ़ा। मेरा ऐसा अनुभव रहा है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग या दुनिया के कोई भी काम में कोई बंदा ऐसा थोड़ी होगा जो जानबूझ के काम नहीं करेगा, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। yes. लेकिन दुर्भाग्य ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग नए काम करते, ये सच्चाई है। अब उसको मेजरमेंट कहाँ करे, बस ये मेजरमेंट का काम करती है डेली शेड्यूल डायरी। आईना दिखाती है। 7 दिन में सामने वाले को समझ में आ जाता है, लिखने वाले को, कि मेरा गलती किधर है, और वो वहीं से उनका काम। मैं मेरी डायरी में, मेरी गाड़ी में, डिक्की में, जब मैं नेटवर्कर था 10-12 साल, मेरी डिक्की पूरी डायरी से भरी होती थी। कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर उसके बाद डायरी नहीं है तो डायरी वहाँ से पहले लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना डायरी हम लोग काम तो करना चाहते हैं, हमारा इंटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तरीके में प्रॉब्लम है, और तरीके में होने वाली गलती का मेजरमेंट ये डायरी है। आपने पूछा 2-3 चीज़ें। नंबर 1, मैं आज कितने लोगों को प्लान दिखाया, उसका मैं लिखूंगा। आज मैंने किन का फॉलोअप करना था, आज मैंने किन से क्या बात करनी थी, अपॉइंटमेंट लेना था, फॉलोअप लेना था, टीम मीटिंग लेनी थी, हाउस सीटिंग की मीटिंग, जो इस बिजनेस में जरूरी चीज़ें हैं, वो किया कि नहीं किया, और कल का दिन वेस्ट ना जाए। मैक्सिमम लोग तो क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद तो तय करते हैं कि मैं आज करूँगा क्या, तो उसमें दोपहर हो जाती है। तो रात को सोने से पहले, और मेरी ट्रेनिंग में जब लीडर की ट्रेनिंग होती है, मैं हमेशा हस्बैंड वाइफ को बुलाने का आग्रही हूँ, और मैं ये डायरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ को देता हूँ कि तुम्हारा काम है कि डेली रात को वो डायरी चेक करेंगी कि इसका काम किस तरह से जा रहा है। अगर 90 डेज डेली शेड्यूल डायरी बनाया और इस उद्योग के प्रति यहाँ क्लियर परसेप्शन है, इस बिजनेस में या दुनिया में इससे फास्ट कहीं तरह आपका डेवलपमेंट हो नहीं सकता। दैट्स ग्रेट जितेश भाई, आपके पास में बहुत अच्छा अनुभव है, और जिस कन्विक्शन के साथ आप बातचीत करते हैं वो सीधी अंदर तक उतरती है। अच्छी खबर ये है कि आप अभी एक कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड नहीं है, अपितु सबके लिए आप उपलब्ध हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। और व्यूअर्स ने एक बानगी देख ली है जितेश भाई की, जब भी आपको मौका मिले जितेश भाई की ट्रेनिंग का बिल्कुल चूकिए मत। जितेश भाई को आप गूगल में ढूंढेंगे, वहाँ भी जितेश भाई मिल जाएंगे, और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जितेश भाई, आपका हमारा कनेक्शन हो गया है और हम लोग मिलते रहेंगे, जरूर प्रयास करेंगे आपकी इस ज्ञान गंगा को व्यूअर्स तक लेके जाएं। जरूर सर। आप स्पेशली गुजरात से आए, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद जितेश भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो ये थे जितेश भाई गुजरात से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक नई पारी की शुरुआत किया है 6 साल पहले, ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छे एथिक्स के साथ में काम कर रहे हैं, बड़ा विज़न रखते हैं। आप भी अगर इस प्रकार की एजुकेशन लेना चाहते हैं, बड़े विज़न के साथ में काम करना चाहते हैं, तो हर मंगलवार को रात्रि 8 बजे अलार्म भी सेट कर लीजिए। और अलार्म सेट करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन दबा दिया है, तो नोटिफिकेशन आपके पास में आएगी और आपको और अच्छी लर्निंग एजुकेशन आपको मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगले मंगलवार को फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।